गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एज वी ऑल नो, आपका जो एसीएफ का एग्जामिनेशन है, उसकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आईएफएस ने आप लोगों के लिए बॉटनी क्लासेस स्टार्ट करी है। और बॉटनी की जो क्लासेस हैं उसका एक सेक्शन ब्रायोफाइट्स, वो आज मैं कवर करने वाली हूँ। और ये सेक्शन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो 5 to 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और अ, यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल तो होते ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव भी हैं। तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, साथ में हम जो पढ़ने वाले हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जो कि इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो उनको याद भी रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऋषभ, गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग अफरीन जैस्मिन, गुड मॉर्निंग धवल, रविंद्र जी गुड मॉर्निंग, एलके गुड मॉर्निंग, सो पल्लवी गुड मॉर्निंग, कोमल गुड मॉर्निंग, एवरीवन गुड मॉर्निंग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। जनरली उनमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे क्या कैरेक्टर्स होते हैं। बिल्कुल सही मनोज बोल रहे हैं, ब्रायोफाइट्स जो हैं एम्फीबियंस कहलाते हैं प्लांट किंगडम के। मनोज वो भी देखेंगे हम, सभी के कंसेप्ट जो हैं सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट के इंट्रोडक्शन के साथ कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, जनरली कहाँ देखने को मिलेंगे ब्रायोफाइट्स। इसके अलावा अगर आप ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उनका लाइफ साइकिल कैसा रहता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो कुछ कंसेप्ट हैं जो कि आपका फर्दर प्लांट की अगर बात करें, आप बॉटनी की बात करते हैं तो यहीं से आपके कंसेप्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपके कंसेप्ट्स को बनाने हैं और इस पार्ट को, इस सेक्शन को आप अच्छे से समझेंगे तो ये जो सेक्शन है आपका बेस होगा। क्योंकि आगे जब आप टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो ये बेस आपका क्लियर होना ज़रूरी है। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग ये कंसेप्ट को अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे, उसके बाद इसमें 3 क्लासेस होती हैं। तीनों क्लासेस में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको देखने हैं, वो आप देखिएगा ध्यान से। तो पहली जो क्लास है वो है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरी क्लास एंथोसिरोप्सिडा एंड तीसरी क्लास ब्रायोप्सिडा। इन तीनों को हम स्टडी करने वाले हैं। सो गुड इवनिंग पिंकी, गरिमा जी गुड इवनिंग, प्रियंका जी गुड इवनिंग, रोहितास गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर कंसेप्ट बनेंगे आपके। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कंसेप्ट्स को ध्यान से बनाइए। और जो तीनों क्लासेस है आपकी, तीनों क्लासेस में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। वो एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर हर एक क्लास के अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप जब क्लासेस की बात करते हैं तो उन क्लासेस के कैरेक्टर्स को देखिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है, क्वेश्चन किस तरह दिया जाएगा। यहाँ पर आपको किसी क्लास का कैरेक्टर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो कैरेक्टर हैं फर्दर कौन से प्लांट में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्लासेस के कैरेक्टर्स देखने हैं और उनके बेस पर उनके जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो ब्रायोफाइट्स जो थे सिंपलेस्ट प्लांट्स बोलते हैं इनको, क्योंकि अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो हमारे इमेजिनेशन में क्या आता है कि कोई एक प्लांट है जिसके पास रूट होगी, स्टेम होंगे, लीव्स होंगे। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर प्लांट किंगडम का आपने क्लासिफिकेशन देखा हो तो सबसे पहले प्लांट को यहाँ पर क्लासिफाई किया है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। सो एल्गी के बारे में आपको पता है कि एल्गी जो होती है यहाँ पर कंप्लीटली एक्वाटिक होती हैं और बहुत ही मॉइस्ट हैबिटेट में रहती है। लेकिन अगर आप बात करें इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट इस तरह का नहीं होगा कि जो प्लांट बॉडी है वो थैलस से डायरेक्टली यहाँ पर प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम, लीफ, एक वेल डिफाइंड प्लांट बॉडी बना दी जाए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जिस तरह का देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। यहाँ पर कोई वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, जिसको आप जड़, तना और पत्ती बोलते हैं, वैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप बात करें इनमें वेस्क्यूलर टिश्यू की, तो यहाँ पर वेस्क्यूलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है
तो इन प्लांट्स के अंदर वाटर का कंडक्शन किस तरह से होगा, यानी कि जो पानी है, अगर वाटर की प्लांट बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट किस तरह से पूरा करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ये रहते हैं इस तरह के हैबिटेट में जहाँ पर अबेंडेंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये ग्रो करेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट हैबिटेट में, यानी कि आसपास में इनको पानी की जरूरत रहेगी। इसके अलावा कैपिलरी एक्शन का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि सनलाइट के थ्रू जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उस प्रोसेस में कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, यानी कि कैपिलरी के थ्रू वाटर यहाँ पर पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज तो एब्सेंट हैं, लेकिन कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। अब इनकी बात करें तो ये मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करेंगे, शेडी प्लेसेस पे ग्रो करेंगे, यानी कि ये किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे जहाँ पर नमी हो, यानी कि पानी की कमी ना हो, पानी अच्छे से अवेलेबल हो। उसके अलावा शेडी प्लेसेस का मतलब होता है ये कोई बड़े ट्रीज होते हैं, कोई बड़े पेड़ होते हैं, उनके शेड में, उनकी छाया में ये ग्रो कर सकते हैं, ये ज्यादा सनलाइट में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इनको ब्रायोफाइट्स को, अभी अभी मनोज ने भी बोला था, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जा रहा है। चलिए ये समझते हैं क्यों बोला जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग्स, फ्रॉग्स की आप बात करें तो फ्रॉग्स जो होते हैं वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्रायोफाइट्स की बात करें तो एल्गी जो होती है कंप्लीटली एक्वेटिक होती है, यानी कि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा पानी में बहुत सारी एल्गी देखने को मिली होगी। उसके अलावा उसके बाद डेवलप हुए ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ इस तरह का हो रहा है कि जो कंप्लीटली वाटर में रहने वाले प्लांट्स थे, अब वो लैंड पर आए हैं, लेकिन उन्होंने वाटर को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। अभी भी उनके पूरे लाइफ साइकिल में वाटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि अगर वाटर ना मिले तो ऐसे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन वाटर की मदद से ही देखने को मिलेगा। इसको आप सब इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग मनीष जी, गुड मॉर्निंग भास्कर, गुड मॉर्निंग रोश्री, गुड मॉर्निंग औरुषा, गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग अंशुल। चलिए, सो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि प्लांट्स को, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल गैमेट्स बनते हैं, उन मेल गैमेट्स को अगर फीमेल गैमेट तक पहुँचना है तो यहाँ पर फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि वो जो मेल गैमेट्स हैं वो वाटर करंट के साथ, यानी कि पानी के बहाव के साथ फ्लोट होकर फीमेल गैमेट तक पहुँचेंगे और इस तरह से वहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसलिए इनको, क्योंकि पानी की ज़रूरत हो रही है, यहाँ पर ये कंप्लीट लैंड प्लांट्स नहीं है, इसलिए इनको बोल दिया जा रहा है कि ये जो प्लांट्स हैं ये एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनकी पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ इस तरह से जो प्लांट बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। आप चाहें तो मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जो प्लांट है, इसके अपर पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है, इसको कैप्सूल बोला गया है। कैप्सूल कनेक्टेड रहता है कुछ इस तरह से एक लॉन्ग स्टॉक से, यानी कि एक लंबी जो यहाँ पर स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है उससे कनेक्टेड रहता है, जिसको सीटे बोला जाता है। और उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से फुट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है स्पोरोफाइट। अभी अगेन स्पोरोफाइट बात करें, आशीष बोल रहे हैं कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। आशीष, हम कुछ नहीं, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अभी हम सारी ब्रायोफाइट्स की क्लास देखेंगे और उसके सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये है प्लांट का एक पार्ट जिसको स्पोरोफाइट बोला जा रहा है। अब दूसरा पार्ट यहाँ पर प्लांट बॉडी में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। कुछ लीफी स्ट्रक्चर होंगी, कंप्लीट लीफ नहीं होंगी, कंप्लीट पत्ती वाली। अभी हमने कहा कि इनमें
जड़, तना और पत्ती ऐसी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी, यानी रूट, स्टेम और लीफ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर लीफ जैसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। इनको बोला जाता है फ्रॉन्ट्स। ठीक है, अब ये जो फ्रॉन्ट्स होती हैं ये कनेक्टेड रहती हैं कुछ इस तरह से, ये जुड़ी रहेंगी कुछ इस तरह से एक मेन एक्सिस से, और अगेन इस मेन एक्सिस से कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि इस तरह की रूट जैसी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रूट हैं, इनको मैंने कहा है कि रूट जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही हैं जो कि किसी बेस से इस प्लांट को अटैच करवाने का काम करेंगी। ठीक है, रूट जैसी, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको राइजॉइड बोला है। प्रेम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इनको बोला जा रहा है राइजॉइड। तो यहाँ पर ये जो प्लांट बॉडी है इसको बोला जाता है गेमेटोफाइट। तो कंप्लीट प्लांट जो है यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड है। प्लांट की बॉडी को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट। अब इनकी प्लॉइडी की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप स्पोरोफाइट की बात करें तो ये होती है डिप्लॉइड, और गेमेटोफाइट की बात करें तो गेमेटोफाइट होते हैं हैप्लॉइड। अब एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, जो स्पोरोफाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये इसका जो कैप्सूल है, तो स्पोरोफाइट में यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, यानी कि ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है जिनके थ्रू जो स्पोरोफिटिक बॉडी है प्लांट की वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, यानी कि न्यूट्रिशन का सिंथेसिस कर पाए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो गेमेटोफिटिक बॉडी है प्लांट की, वहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण अब ये जो लीव्स हैं इनमें प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण अब ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो गेमेटोफिटिक है ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पर गेमेटोफाइट को किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है अपने फूड के सिंथेसिस के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट में किसी भी तरह का न्यूट्रिशन का सिंथेसिस नहीं किया जा सकता, इसलिए स्पोरोफाइट को क्या करना पड़ता है, स्पोरोफाइट को अपने गेमेटोफाइट पर डिपेंड रहना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है इसमें जो फुट वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रही हूँ, स्पोरोफाइट के अंदर जो फुट वाली स्ट्रक्चर है वहां से न्यूट्रिशन को, वहां से जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर स्पोरोफिटिक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको वहां से एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको सीटे तक पहुंचाया जाएगा, और अल्टीमेटली जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचाया जाएगा कैप्सूल में। अब कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ठीक है, कैप्सूल के अंदर क्या मिलने वाले हैं, स्पोर्स मिलने वाले हैं, और अगेन वो स्पोर्स जो हैं आगे चलकर एक नया प्लांट बनाएंगे, वो भी हम लाइफ साइकिल में देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फूड के थ्रू न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उस न्यूट्रिशन को सीटा के थ्रू वहां से प्रोसेस करके और कैप्सूल तक पहुंचा दिया जा रहा है। तो इतना प्रोसेस आपको समझ में आया? मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या इतना आपको समझ आया? अगर आपको समझ आया तो आप यस रिप्लाई करें, नहीं तो मैं इस चीज को फिर से रिपीट कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग चनाराम। सो सुप्रिया गुड मॉर्निंग, राजू गुड मॉर्निंग। जीन अकेडमी आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल को बता रहे हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। चलिए, पवन गुड मॉर्निंग। अब आगे हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आप इनकी स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभी मैंने बताया, यानी कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, ये जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है स्टॉक, जिस पर यहाँ पर एक कैप्सूल प्रेजेंट है, ये है इनका स्पोरोफाइट, और नीचे जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कंप्लीट लीफ नहीं है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये है इनके गेमेटोफिटिक बॉडी। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न की तरह है, यानी कि हॉर्न जिसको आप सींग बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर हॉर्न की तरह इस तरह से एक स्पोरोफिटिक बॉडी देखने को मिल रही है, स्पोरोफाइट देखने को मिल रहा है। तो और नीचे देखिए यहाँ पर जो लीफ वाली स्ट्रक्चर है ऐसी कुछ, ये है इनके गेमेटोफाइट।
तो यहाँ पर अलग अलग प्लांट जो होते हैं अलग अलग क्लासेस के बेस पर यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट देखने को मिलेंगे और उन्हीं बेस पे इनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस करी। सबसे अपर पार्ट जो है इनका कैप्सूल है, ठीक है। उसके नीचे जो कैप्सूल है वो कनेक्टेड है एक स्टॉक से जिसको सीटे बोला गया था, हमने सीटे बोला था, जो कि न्यूट्रिशन का कंडक्शन करवाएगा फुट से लेकर कैप्सूल तक। अब स्टॉक के नीचे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जिनको फुट बोला जा रहा है वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर बोले जा रहे हैं स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है? फुट, स्टॉक या सीटे एंड कैप्सूल, ठीक है। अब हम बात करें गैमेटोफाइट की, तो जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफिटिक बॉडी है, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। इसके पार्ट देखिए यहाँ पर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर हर बार यूज किया जा रहा है स्टेम लाइक, यानी कि कंप्लीट रूट स्टेम लीफ नहीं मिल रही है, आप इस लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जिसको कि हमने मेन एक्सिस भी बोला था। इसके अलावा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जिसको हमने फ्रॉन्ट्स बोला था, और थर्ड पार्ट है इनका राइजॉइड। तो इस तरह से ये गैमेटोफाइट जो है इनमें यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लॉइडी की हमने बात करी थी, गैमेटोफाइट होते हैं हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट होते हैं डिप्लॉइड। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो थैलस जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी। थैलस का मतलब होता है जिस किसी भी प्लांट में यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ना देखने को मिले, इनको बोला जाता है थैलस। अब देखिए जो नॉर्मली प्लांट्स ग्रो करते हैं वो ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। यहाँ पर प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो वर्टिकली ग्रो करते हैं, कुछ इस तरह से सीधा स्ट्रेट ग्रो करेंगे। लेकिन जब आप थैलस की बात करते हैं तो थैलस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं सरफेस के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से सरफेस पर कुछ ये थैलस ग्रो करेंगे, यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब इनकी राइजॉइड की बात कर लेते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि इनको किसी बेस से अटैच कराने का काम करेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए राइजॉइड जो होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही देखने को मिलेंगे। आप आगे पढ़ेंगे क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में, किसी क्लास में यहाँ पर यूनिसेलुलर राइजॉइड देखने को मिल रहे हैं, किसी क्लास में यहाँ पर मल्टी सेलुलर राइजॉइड देखने को मिल रहे हैं। और ये किसी सबस्ट्रेटम से यानी किसी सरफेस से, किसी बेस से इनको अटैच करवाने का काम करेंगी। चलिए अब यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉइड होती है। ऐसा क्यों बोला गया है इसको समझिए। तो यहाँ पर अगर हमने प्लांट बॉडी की बात करी थी तो प्लांट को दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट खुद न्यूट्रिशन बना सकता है, खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपने लिए न्यूट्रिशन बना रहा है, और साथ में जो स्पोरोफाइट है उसके लिए भी ये न्यूट्रिशन बना रहा है। यानी कि गैमेटोफाइट का क्या रोल हुआ, कंप्लीट प्लांट के लिए यहाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए गैमेटोफाइट को मेन प्लांट बॉडी बोल दिया गया। और गैमेटोफाइट की प्लॉइडी की आप बात करें तो गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड। सो इसीलिए ब्रायोफाइट्स को यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी को बोल दिया गया कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। वैशाली पूछ रही हैं मैम क्लास की टाइमिंग्स क्या है। वैशाली क्लास की टाइमिंग्स मॉर्निंग में बॉटनी की क्लासेस जो होंगी आपकी 11 बजे होंगी, और शाम को 5 बजे आपकी जूलॉजी की क्लासेस होती हैं। और यहाँ पर एसीएफ के लिए आपको यहाँ हम लोग प्रिपेयर कराएंगे, और आपको साथ साथ में कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, 11 बजे क्लास अटेंड करनी है। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को लाइक करना है। और आप क्या करिए, जैसे ही कोई क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो आप साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको टाइमली यहाँ पर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्लांट की स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोड्यूस करेगा गैमेट, यानी कि जो गैमेटोफाइट होते हैं वो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही तरह के गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इनको गैमेटोफाइट बोल दिया जा रहा है। चलिए, अब यहाँ पर जब हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं तो ये बात कर लेते हैं कि मेल गैमेट को, मेल जो गैमेटोफाइट है उसको क्या बोला जा रहा है, फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसको क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो एंथ्रेडियम है वो मेल गैमेटोफाइट होता है,
एंथ्रेडियम को मेल गैमेटोफाइट बोला जा रहा है और आर्कीगोनियम जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। अब एंथ्रेडियम क्या करेगा? एंथ्रेडियम प्रोड्यूस करेगा बाईफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड्स, कुछ इस तरह के बाईफ्लैजिलेट। अच्छा, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो यहाँ पर लोकोमोशन देखने को मिलेगा। तो एंथ्रेजॉइड्स जो बन रहे हैं लोकोमोटरी होते हैं, लेकिन अभी अभी हमने बात करी कि भले ही इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन जब तक ब्रायोफाइट्स को वाटर नहीं मिलेगा, इन प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो बाईफ्लैजिलेटेड जो गैमेटोफाइट्स हैं, यहाँ पर बाईफ्लैजिलेट जो गैमेट बन रहे हैं, मेल गैमेट्स, वो यहाँ पर फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनको यहाँ पर जरूरत होगी वाटर की। तो भले ही इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर उनको लोकोमोशन के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। आर्कीगोनियम की बात करें तो आर्कीगोनियम जो होती हैं फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ इस तरह की फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होंगी, जिसके अंदर एक सिंगल एग को प्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार आपको दे दिया जाएगा आर्कीगोनियम में कितने एग्स प्रोड्यूस होते हैं या मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस होते हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्कीगोनियम की स्ट्रक्चर जो है फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये इसकी नेक है और इसके अंदर इसके बेस में प्रोड्यूस हो रहा है एक सिंगल एग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होने वाली है। जैसे ही यहाँ पर मेल गैमेट्स जो हैं, जिनको एंथ्रेजॉइड्स बोला जा रहा है, इनको वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, ये क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं फीमेल गैमेट तक और यहाँ पर अब हो जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट से अगेन जो लाइफ साइकिल है वापस कंटिन्यू कर लिया जाएगा। तो आपने देख लिया है कि अब किस तरह से यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट की फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर होती है, या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किस तरह से कोई एंथ्रेजॉइड या एग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इनका लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमने प्लांट बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहली है यहाँ पर स्पोरोफाइट, कुछ इस तरह से, जिसके अंदर जिसके ऊपर प्रेजेंट होगा कैप्सूल, फुट एंड सीटे। उसके नीचे देखने को मिलेंगे यहाँ पर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। कुछ इस तरह से इनके गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर होती है। गैमेटोफाइट में जो लीव्स मिल रही हैं उनको लीव्स नहीं बोलकर फ्रॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि एक मेन एक्सेस से अटैच होंगी और मेन एक्सेस से फर्दर यहाँ पर कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको राइजॉइड बोला जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है इनका गैमेटोफाइट है, जिसकी प्लॉइडी है हैप्लॉइड, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो है स्पोरोफाइट। तो लाइफ साइकिल को आप भले ही गैमेटोफाइट से शुरू करो, लाइफ साइकिल को आप स्पोरोफाइट से शुरू करो, एक ही चीज है। यहाँ पर हम लोग स्पोरोफाइट से लाइफ साइकिल शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। स्पोरोफाइट में कैप्सूल में यहाँ पर प्रेजेंट होंगी स्पोर मदर सेल। आपके कंसेप्ट यहीं से बनेंगे, सो मैं चाहूंगी कि आपका ध्यान और किसी चीज में ना होकर बस इधर ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ओके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट हैं। स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी की अगर आप बात करें तो स्पोर मदर सेल जो होती हैं डिप्लॉयड होती हैं। अब देखिए, इन स्पोर मदर सेल से अल्टीमेटली बन रहे हैं स्पोर, और स्पोर की आप बात करें तो यहाँ पर जितने भी स्पोर्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। तो आप मुझे बताइए, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर मुझे किसी डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड सेल बनानी हो, यानी कि स्पोर मदर सेल से जो कि एक डिप्लॉयड सेल है उनसे स्पोर बनाने हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, तो मुझे किस तरह का डिवीजन करवाना चाहिए। यहाँ पर जो डिवीजन है वो कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको डिप्लॉयड सेल से 2n स्पोर मदर सेल जिसकी प्लॉइडी है 2n, उसे स्पोर प्रोड्यूस करने हैं जिसकी प्लॉइडी है n। वेरी गुड पूनम, पूनम बोल रही हैं मियोसिस होगा। बिल्कुल सही बात है पूनम। यहाँ पर अगर आप बात करें मियोसिस की,
तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बात करते हैं कि मियोसिस के थ्रू जो भी सेल्स होती हैं उनकी प्लॉइडी अपनी मदर सेल की हाफ रह जाती है, लेकिन माइटोसिस की जब भी हम बात करते हैं तो माइटोसिस से जिस तरह की मदर सेल्स होती हैं उसी तरह की डॉटर सेल्स बनेंगी। तो यहाँ पर हमने कहा जो स्पोर मदर सेल्स बन रही हैं, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड हैं लेकिन स्पोर्स हेप्लॉइड हैं, तो यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। ठीक है, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बन रहे हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं आगे जाकर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, गैमेटोफाइट दोनों तरह के बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर एंथ्रेडियम, या फिर आप मेल गैमेट ही लिख सकते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगा और बना दिया जाएगा एक जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन गया। अब देखिए यहाँ पर जाइगोट से डेवलप होगा, जाइगोट जो कि अगर आप इनकी प्लॉइडी की बात करें, मेल गैमेटोफाइट से, स्पोर से जो मेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं, अगेन ये होते हैं हेप्लॉइड, और फीमेल गैमेटोफाइट भी हेप्लॉइड है। मेल गैमेट्स हेप्लॉइड गैमेट बना रहे हैं, फीमेल गैमेट हेप्लॉइड गैमेट बना रही हैं। अगेन जाइगोट की अगर प्लॉइडी की बात करें तो जाइगोट जो है डिप्लॉइड होने वाला है। अब यहाँ पर मुझे बनाना है जाइगोट आगे डेवलप होगा स्पोरोफाइट में, जो जाइगोट है अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा। तो मुझे बताइए अगर जाइगोट डिप्लॉइड है और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है तो यहाँ पर कौन से डिवीजन जो हैं देखने को मिलेंगे? जाइगोट डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है, यानी कि कौन सा डिवीजन हो रहा होगा? आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं, जो कि पिछला मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको मैं एक बार देख लेती हूँ। पिंकी, पवन, सुमन, रोजश्री, गरिमा, आशीष, सभी ने सही आंसर किया है। संपत सही आंसर किया है, नीलिमा सही आंसर किया है, सब लोगों ने सही आंसर किया है। महावीर, वेरी गुड, एवरीवन वेरी गुड। चलो तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्कुल सही, और उषा ने बोला माइटोसिस देखने को मिलेगा, पूनम ने भी माइटोसिस बोला, सुमित्रा माइटोसिस बोल रही हैं, अनुराग ने माइटोसिस बोला, सभी लोग माइटोसिस ही आंसर कर रहे हैं। चलिए तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जाइगोट जो है, जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिवीजन होंगे, डिवीजन से यहाँ पर सेल्स बनेंगी, और जो डिवीजन हो रहे हैं यहाँ पर हमने कहा कि माइटोसिस देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें जैसी मदर सेल है, यानी कि 2n मदर सेल है, उससे बनने वाली जो सेल है उसकी प्लॉइडी भी 2n है, तो यहाँ पर जिस तरह की मदर सेल है उस तरह की डॉटर सेल मिल रही है, यानी कि प्लॉइडी दोनों की सेम है, इसलिए इस तरह के डिवीजन को आप माइटोसिस बोलते हैं। अगर रिडक्शन होता है, कभी भी रिडक्शनल डिवीजन की बात होती है तो वहां पर नाम लिया जाता है मियोसिस का, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इक्वल डिवीजन की तो जो माइटोसिस होता है वो इक्वल डिवीजन होता है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्लांट बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्पोरोफाइट एंड ये गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट पर प्रेजेंट है कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर होंगी स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बन रहे हैं। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे? स्पोर्स में माइटोसिस होगा, यानी कि जो हेप्लॉइड सेल स्पोर्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू हेप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट एंड हेप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे। अभी देखिए आप में से किसी ने पूछा था कि मुझे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट में कुछ इस तरह से जो मेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। जो मेल गैमेट्स हैं यहाँ पर, जैसे ही मेल गैमेटोफाइट बना उसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट्स को आप देख सकते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं इनके पास फ्लैजिला तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब तक वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जब तक वाटर नहीं मिल रहा है इनको,
तब तक ये नहीं पहुंच पाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक, यानी कि ये फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसे ही वाटर अवेलेबल हो जाता है, वाटर के अवेलेबल होने के साथ साथ क्या होता है कि ये पहुंच जाते हैं अब इसकी नेक से होते हुए यहाँ पर एग के पास, और यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन जब हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड दोनों गैमेट्स मिले, उसके बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ। कुछ इस तरह से जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट में कंटिन्यूस माइटोसिस होंगे, और माइटोसिस के थ्रू यहाँ पर अब इस तरह से एक अगेन स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। भास्कर, मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप क्लियर, आपका क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा और क्लियर करिए, मैं आपका आंसर करूंगी। गैमेटोफिटिक बॉडी का गैमेट प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। भास्कर देखिए, गैमेटोफिटिक बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर गैमेटोफाइट दो तरह के हैं, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अल्टीमेटली जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हैं वो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट से ही बन रहे हैं। अगेन वहां से जो गैमेट्स बने, गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनाएंगे, और अभी ये जो जाइगोट बना वो डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। तो यहाँ पर रोल तो है गैमेटोफाइट का। गैमेटोफाइट क्या कर रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है। स्पोरोफाइट क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट में डिवीजन होंगे, मियोसिस देखने को मिलेगा, उससे स्पोर बनेगा। आप लाइफ साइकिल को समझिए। यहाँ पर सबसे पहले स्पोरोफाइट जो है, स्पोर मदर सेल की हमने बात करी, उसके जो कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होंगी उनमें मियोसिस देखने को मिलेगा जिससे स्पोर्स बनेंगे। ध्यान दीजिए, स्पोर्स बने, स्पोर्स आगे जब जर्मिनेट होते हैं तो यहाँ पर उनमें माइटोसिस करके वो जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको आप गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट अब क्या करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाएंगे, और सिंपल फ्यूजन वहां देखने को मिलेगा जिसको फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, और वहां से बनेगा एक जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और अगेन यहाँ पर स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल है कंटिन्यू चलता रहता है, दोनों का ही, स्पोरोफाइट का, स्पोरोफिटिक बॉडी का एंड गैमेटोफिटिक बॉडी का यहाँ पर रोल देखने को मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर से दिखाया है कंप्लीट हैप्लॉइड साइकिल है, जबकि जो स्किन कलर से आपको दिखाया है कंप्लीट डिप्लॉइड साइकिल है। हैप्लॉइड साइकिल यानी कि उसमें जो आपका गैमेटोफाइट है उसका रोल दिखाया है, उसके बाद यहाँ पर जो डिप्लॉइड साइकिल है जिसमें कि अब जाइगोट डेवलप हो रहा है, और जाइगोट डेवलप होके अल्टीमेटली एक स्पोरोफाइट बना देगा। तो यहाँ पर ये जो साइकिल है इसको डिप्लॉइड साइकिल बोला गया है, 2n से दिखाया है, और ऊपर ये जो साइकिल है ये हैप्लॉइड साइकिल है इनका। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जो अब तक हमने पढ़ा है उसी बेस पर ये क्वेश्चन पूछा है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग में से जिसको भी जितना भी समझ आया है कोशिश करिए क्वेश्चन अटेम्प्ट की करने की। एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, पर कोशिश ये रहनी चाहिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको क्वेश्चन जो है आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए, आप उसके ऑप्शन समझने की कोशिश करिए, और अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। चलिए, यहाँ पर पूछा है मोजेस, मोजेस यानी कि ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को मोजेस भी बोला जाता है। ब्रायोफाइट्स के लिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम करेक्ट या इनकरेक्ट को हाईलाइट कर ले। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आना शुरू हो गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर अच्छा, आप सभी के आंसर बी हैं। सभी अब तक जिसने भी आंसर किया है सब आंसर पूनम, पिंकी, और उषा, जाहिद, महावीर, पंकज, सुदीप, प्रियंका, रोज, सौम्या, सूरज, दिनेश, राजू एंड हुसैन, सब ने आंसर बी किया है। रचना ने भी आंसर बी किया है।
चलिए, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर यहाँ पर इनके लिए बोला गया है दे हैव डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर अगर आप डोमिनेंट स्टेट की बात करें तो डोमिनेंट स्टेट कौन सी होती है? हमने कहा कि जो इनकी गैमेटोफाइट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गैमेटोफाइट हैं अल्टीमेटली उन्हीं का रोल फूड प्रोडक्शन में होता है, उन्हीं का रोल न्यूट्रिशन बनाने में होता है, फोटोसिंथेसिस करने में होता है, तो इसलिए उनको डोमिनेंट बोला जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर स्पोरोफाइट की आप बात करें तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि स्पोरोफाइट को डिपेंड रहना पड़ रहा है अपने गैमेटोफाइट पर, क्योंकि स्पोरोफाइट अपना फूड खुद नहीं बना पा रहा है, तो अल्टीमेटली उसको फूड किससे लेना पड़ रहा है? अपने गैमेटोफाइट से। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, देयर एंथेरोजॉइड्स रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एंथेरोजॉइड्स जो हैं उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अभी आप दूसरे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आर्किगोनिया प्रोड्यूस मेनी एग्स। मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इतना याद कर लेते हैं कि आर्किगोनिया में एग्स बन रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एग्स नहीं याद करते हैं। बस उनको ये याद रहता है आर्किगोनिया में एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, आर्किगोनिया में क्या बन रहे हैं? आर्किगोनिया में एग्स बन रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एग्स इज 1 एग। ठीक है, चलिए। और चौथा है, यहाँ पर पूछा गया है एंथेरोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड। यहाँ पर भी बच्चे इतना याद रख लेते हैं, यहाँ पर सब लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स कि अच्छा एंथेरोजॉइड्स लोकोमोशन कर पा रहे हैं, एंथेरोजॉइड्स के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन अगेन यहाँ पर उनको याद नहीं रहता है कि फ्लैजिला किस तरह का फ्लैजिला देखने को मिल रहा है, क्या वो मल्टीफ्लैजिलेटेड है, यूनिफ्लैजिलेटेड है, बाईफ्लैजिलेटेड है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो फ्लैजिला है यहाँ पर बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स मिल रहे थे, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। अल्टीमेटली जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट है। तो इस तरह से, जिस तरह से अभी आपने सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह से सिंपल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव होते हैं, वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स, और आपको अब इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको वहां पर इनकरेक्ट देखना है स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद आप आंसर करिए। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पंकज बोल रहे हैं स्पोरोफाइट इज पार्शियल पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही बात है पंकज, यहाँ पर पार्शियल पैरासाइट भी बोला जाता है। कई बार आपको ऑप्शन में पार्शियल पैरासाइट करके दे दिया जाएगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं, अब ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनका जो स्पोरोफाइट है पैरासाइट, पैरासाइट किनको बोला जाता है? जो कि अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि किसी और से न्यूट्रिशन ले रहा है, इसीलिए इनके स्पोरोफाइट को भी पार्शियल पैरासाइट बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आप सब में से अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर सी है। अधिकतर नहीं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सी है। सुपर्णा पूछ रही हैं आई हैव डन माई MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? सुपर्णा आप एलिजिबल हैं, और अगर आपको इस रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में अभी आईफएस के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो दे दिए जाएंगे, आप वहाँ पर कॉल करके और इससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आराम से ले सकती हैं। ठीक है, चलिए इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेती हूँ। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है, पहले ऑप्शन में बोला है गेमेटोफिटिक फेज जो है डोमिनेंट फेज होती है लाइफ साइकिल की। ये हम जानते हैं क्योंकि इसको सारा काम यही कर रहे हैं, फूड यही बना रहे हैं, तो इनको डोमिनेंट फेज बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर बोला है फर्टिलाइजेशन जो है वाटर की प्रेजेंस में होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए,
जाइगोट अंडरगो मियोसिस, अगर जाइगोट में मियोसिस होगा, डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा तो वो हैप्लॉइड सेल बना देंगी, ठीक है। मियोसिस के थ्रू हमने कहा था रिडक्शनल डिवीजन होता है तो हैप्लॉइड सेल्स बनती है। अब यहाँ पर मियोसिस के थ्रू अगर हैप्लॉइड सेल बन रही हैं और ये बोल रहे हैं, ऑप्शन में बोला गया है जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, लेकिन स्पोरोफाइट की हमने बात करी थी, स्पोरोफाइट होते हैं डिप्लॉइड, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि अगर जाइगोट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आपको प्रोड्यूस करना है तो मियोसिस नहीं, वहां माइटोसिस देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट जो है आपका गलत स्टेटमेंट होता है। चलिए, इसके अलावा आप फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है स्पोरोफाइट इज फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये बात भी बिल्कुल सही है। स्पोरोफाइट क्या कर रहा है, अपने न्यूट्रिशन के लिए, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड रह रहा है अपने स्पोरोफाइट पर, गैमेटोफाइट पर। चलिए, अब आगे पढ़ लेते हैं हम इनकी क्लासेस के बारे में। तो क्वेश्चंस कुछ इसी तरह के बनेंगे। यहाँ तक जो कंसेप्चुअल पार्ट था, जो कंसेप्ट वाला पार्ट था, ये आपका बेस था। अब आगे जब आप टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तब यहीं से आप, ये आपका बेसिक कंसेप्ट बन गया है और अब आप आराम से आगे के जो हायर क्लासेस हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया है 3 क्लासेस में, यानी कि पहली क्लास जो है हिपैटिकॉप्सिडा है, दूसरी क्लास एंथोसिरोप्सिडा और तीसरी क्लास ब्रायोप्सिडा। अब देखिए इनके कुछ कॉमन नेम्स भी हैं, जैसे कि हिपैटिकॉप्सिडा को लीवर वर्ड्स बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लीवर की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो लीवर की स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के लोब्स देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह के लोब्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह के लोब्स जो हैं लीवर वर्ड्स में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इनको प्यार से बोल दिया जाता है लीवर वर्ड्स। हिपैटिकॉप्सिडा को लीवर वर्ड्स बोला जा रहा है। अब देखिए एंथोसिरोप्सिडा को हॉर्न वर्ड्स बोला जाता है। हॉर्न वर्ड्स क्यों बोला जाता है? इससे पहले हमने देखा था कि जब मैंने आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें कुछ इस तरह से गैमेटोफाइट था, उसके ऊपर हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट था। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होने वाले हैं कुछ इस तरह से शार्प हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ब्रायोप्सिडा की बात करें तो ये ब्रायोप्सिडा जो होते हैं ट्रू मॉजेस कहलाए जाते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर इनमें से कौन सा एक ट्रू मॉस है, ठीक है, या फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा एक लीवर वर्ट है या इनमें से कौन सा एक हॉर्न वर्ट है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। लीवर वर्ड्स में इंक्लूड किया जाता है मार्केंशिया, रीशिया एंड स्फिरोकार्पस को। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल पार्ट एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद वो आपके कंसेप्ट बने रहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को आपको बार बार रिवाइज करना होता है। जब तक एग्जाम्पल रिवाइज नहीं करेंगे आप तब तक आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है और आपको वो एग्जाम्पल याद नहीं है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन छोड़ने के अलावा। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। लीवर वर्ड्स के अंदर मार्केंशिया, रीशिया एंड स्फिरोकार्पस रखे जाते हैं। एंथोसिरोप्सिडा में एंथोसिरोस, नोटोथैलस एंड मेगासिरोस, इन तीनों को रखा जाएगा। इसके अलावा फ्यूनेरिया के अंदर ब्रायोप्सिडा के अंदर फ्यूनेरिया एंड स्पेग्नम, इन दोनों को रखा जाता है। तो एग्जाम्पल को आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इनकी क्लासेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे अब वो सारा इन्फॉर्मेटिव है, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। कंसेप्ट अब तक बन गए हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हम पढ़ेंगे सब कुछ आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको क्लासेस से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर क्लास का कोई एक फीचर दे दिया जाएगा और उस फीचर के बेस पर आपको वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो क्लासेस के हर एक फीचर को आप ध्यान से याद रखेंगे। सबसे पहले हिपैटिकॉप्सिडा की बात करें तो इनका कॉमन नेम है लीवर वर्ड्स, क्योंकि लीवर की तरह इस तरह से यहाँ पर लोब्स देखने को मिल रही थी। लीवर की बात करें तो लीवर में भी यहाँ पर लोब्स देखने को मिलती हैं, इसलिए इनको लीवर वर्ड्स बोल दिया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करें तो मे बी थैलस लाइक हो सकती है या फॉलियोज लाइक। थैलस यानी कि अभी हमने बात करी जो कि ग्राउंड पर कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और फॉलियोज का मतलब होता है लीफ लाइक। फॉलियोज मतलब जब भी फॉलियोज का नाम सुने आपके दिमाग में लीफ जैसी स्ट्रक्चर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर गैमेटोफिटिक बॉडी थैलस लाइक भी हो सकती है, लीफ लाइक भी हो सकती है। राइजॉइड्स की हमने बात करी थी कि राइजॉइड्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के राइजॉइड्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के।
कुछ राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होंगे, कुछ राइजोइड्स यहाँ यूनिसेलुलर होंगे। तो जो हेपेटिकोप्सिडा क्लास है उसमें राइजोइड्स जो देखने को मिल रहे हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें अगर हम, तो हमने कहा था कि मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो डॉर्सल सरफेस पर प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? डॉर्सल सरफेस पर। और स्पोरोफाइट की बात करें तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट होगा। हम कंप्लीट क्लास की बात कर रहे हैं। अगर कुछ एक आध एक्सेप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन हेपेटिकोप्सिडा के ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं उनका स्पोरोफाइट फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। लेकिन एक मेंबर जो यहाँ पर हेपेटिकोप्सिडा का है जिसका नाम है रीशिया, उसके अंदर ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। रीशिया जो होता है उसके अंदर सिंपलेस्ट टाइप का स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, यानी कि उसके अंदर जो फुट और सीटा वाली स्ट्रक्चर है कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। उसके अंदर सिर्फ स्पोरोफाइट जो है वो कैप्सूल में रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। चलिए देखिए, यहाँ पर रीशिया की आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है। रीशिया का स्पोरोफाइट ऑब्जर्व करिए। अब तक हम स्पोरोफाइट में फुट, सीटा एंड कैप्सूल बना रहे थे। रीशिया का स्पोरोफाइट जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की स्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो सिंपलेस्ट टाइप का स्पोरोफाइट यहाँ पर रीशिया में देखने को मिल रहा है। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप हेपेटिकोप्सिडा की बात करें तो हेपेटिकोप्सिडा में एक और स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वो है जेमा कप। अब जेमा कप क्या होते हैं ये समझिए। यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एक तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जिनको यहाँ पर जेमा कप बोला जा रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। ये जेमा कप क्या होते हैं? ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहते हैं। जैसे ही सॉरी, जैसे ही ये जो जेमा कप है यहाँ पर प्लांट के गैमेटोफाइट से डिटैच होके नीचे गिर जाएंगे, वहां पर ये एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। किस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं? ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई है यहाँ पर, ये है जेमा कप। ठीक है, ये जेमा कप है। अब ये जेमा कप क्या करते हैं? जेमा कप मान लीजिए ये यहाँ से डिटैच होके अलग होकर सरफेस पर नीचे सॉइल में गिर जाते हैं, मिट्टी के अंदर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मिट्टी में यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, अब जेमा कप क्या करेंगे? एक नया प्लांट बॉडी डेवलप कर लेंगे, एक नया प्लांट डेवलप कर लेंगे। तो यहाँ पर जेमा कप जो है एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इनका फ्रेगमेंट जो है गिर रहा है यहाँ पर सॉइल में, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह यहाँ पर जेमा कप से या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। चलिए, अब कैप्सूल की बात कर लें तो जो कैप्सूल हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर कोई कवरिंग भी प्रेजेंट हो सकती है जिसको जैकेट बोला जा रहा है। कैप्सूल के ऊपर कोई एक कवरिंग है जिसको जैकेट बोला जा रहा है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह के कैप्सूल को जैकेटेड कैप्सूल बोला जाएगा। और जैकेटेड कैप्सूल कौन सी क्लास में देखने को मिल रहे हैं? हेपेटिकोप्सिडा। अब देखिए, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको बोला जा रहा है इलेटर्स। चलिए, अब इलेटर्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों का ध्यान इधर हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पोर्स होते हैं, कुछ इस तरह से स्पोर्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जिनको बोला जा रहा है इलेटर्स। स्पोर के अंदर कुछ इस तरह से ये इलेटर्स प्रेजेंट है। ये इलेटर्स आपस में बहुत सारे अटैच होकर पूरे स्पोर को अंदर की साइड से कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इनका मेन फंक्शन होता है यहाँ पर कैप्सूल को बर्स्ट करा के सारे स्पोर को बाहर निकालना। यानी कि हमने कहा था कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, कैप्सूल के अंदर ये जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, अब जैसे ही कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, अब यहाँ पर प्लांट को क्या करना होगा? क्योंकि प्लांट को अपनी ग्रोथ करवानी है, प्लांट को अपनी नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़वानी है, तो यहाँ पर जो कैप्सूल है वो बर्स्ट होगा, उससे स्पोर रिलीज होंगे। स्पोर रिलीज होकर अगेन जो प्लांट का लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर
इलेटर्स का क्या काम है? इलेटर्स स्पोर के रिलीज में मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? जैसे जैसे यहाँ पर प्लांट के अंदर स्पोर्स बनते जाएंगे, ये इलेटर्स एक तरह का मूवमेंट शो करते हैं, जिसको बोला जाता है जीरो केसिक मूवमेंट, यानी कि जीरो केसिक ट्विस्टिंग मूवमेंट। जैसे कि दो इलेटर्स हैं जो कि आपस में अटैच हैं। अब ये दो इलेटर्स आपस में ट्विस्ट होकर कुछ इस तरह से मुड़कर यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि आप मान लीजिए कि ये जो पूरा एक इलेटर्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है सर्कुलर, मान लीजिए कि ये कोई एक मोतियों की माला है। अब इमेजिन करिए ये सारे मोती आपस में अटैच है और आप एक मोती को ट्विस्ट करके, एक मोती को मोड़ के यहाँ पर दोनों को आपस में अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से वो पूरा जो मोतियों की माला थी वो ब्रेक हो जाएगी, और अब ब्रेक होने के बाद वहां से कोई जो अंदर जो स्पोर्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो इलेटर्स हैं वो जीरो केसिक ट्विस्टिंग मूवमेंट शो कर रहे हैं, और उनके इस ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से अब यहाँ पर जो कैप्सूल है वो बर्स्ट हो जाएगा, और कैप्सूल के बर्स्ट होने से यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिहाइसेंस, यानी कि स्पोर का ब्रेक होके कैप्सूल का ब्रेक होकर इलेटर्स की मदद से कैप्सूल के ब्रेक होने से स्पोर का रिलीज होना, इसी को बोला जा रहा है डिहाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इलेटर्स जो हैं जनरली देखने को मिलेंगे, लेकिन रीशिया के अंदर इलेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने कहा कि रीशिया जो है इसमें सिंपलेस्ट टाइप का स्पोरोफाइट होता है, जस्ट एक सिंगल कैप्सुलर स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी, इलेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप बात करें यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू के डेवलपमेंट की, तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो एंडोथीशियम लेयर से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आपने याद रखना है, मार्केंशिया, रीशिया एंड स्फिरोकार्पस। तीनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीशिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल जो मैंने बताई है वो याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट टाइप का स्पोरोफिटिक बॉडी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनने का चांस है। चलिए, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मार्केंशिया के मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है। मार्केंशिया के मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, एंथ्रेडियम प्रेजेंट है, एंथ्रेडियोफोर। ये जो स्ट्रक्चर है ये एंथ्रेडियम का है। एंथ्रेडियम यहाँ पर गैमेटोफाइट से जिस स्ट्रक्चर से अटैच है, ये वाला, इसको स्टॉक बोला जाता है। जब भी स्टॉक का यूज होता है, स्टॉक वर्ड आप सुने, यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि किसी को बेस से अटैच कराने का काम कर रही है, उसको स्टॉक बोला जा रहा है। और स्टॉक के लिए एक टर्म यूज किया जाता है फोर। तो यहाँ पर जब भी फोर वर्ड आप सुने, यानी एंथ्रेडियो फोर, यानी कि जो ऊपर एंथ्रेडियम प्रेजेंट है उसको अपने बेस से अटैच कराने का काम जो कर रहा है वो है एंथ्रेडियो फोर का काम। अभी यहाँ पर आर्कीगोनिया प्रेजेंट है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ये है मेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट को आप देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट जो कि आर्कीगोनियम है, आर्कीगोनियम को अपने बेस से अटैच कराने का काम कौन कर रहा है? आर्कीगोनोफोर। ठीक है, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मेल गैमेटोफाइट कुछ इस तरह से अटैच इनकी स्ट्रक्चर है, लेकिन आप फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। आप आराम से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होती है जिनको आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाता है और उनकी लेबलिंग पूछ ली जाती है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर जैमा कप को देख लीजिए, इस तरह से जैमा कप प्रेजेंट है। इसके अलावा राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर हम मार्केंशिया की बात करें तो यहाँ पर यूनिसेलुलर राइजोइड अभी अभी हमने पढ़ा, ये देखने को मिलता है। चलिए अब आगे हम दूसरी क्लास की बात कर लेते हैं, जो कि है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा को हॉर्नवर्ड्स बोला जाता है क्योंकि इनका स्पोरोफाइट जो होता है कुछ इस तरह से हॉर्न लाइक होता है। ठीक है, नीचे आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है, ऊपर स्पोरोफाइट दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से इनकी प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी। गैमेटोफाइट जो होता है अगेन थैलोस लाइक होता है और उसमें भी यूनिसेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। आगे वाली क्लास जो पढ़ेंगे आप उसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें एंथोसेरोप्सिडा की तो उनमें भी यूनिसेलुलर राइजोइड देखने को मिल रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं
अगेन यहाँ पर डॉर्सल सरफेस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सी सरफेस पर प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पर, डॉर्सल सरफेस पर। ये चीजें हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप बता पाएंगे। तो इन्फॉर्मेटिव चीजों को याद कर लीजिए, उनको याद करिए ताकि आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्पोरोफाइट की बात करिए तो स्पोरोफाइट अगेन फुट, शॉर्ट सीटा एंड कैप्सूल, इनमें डिवाइडेड होगा। अब यहाँ पर जो इलेटर्स प्रेजेंट है, अभी तक आपने इलेटर्स की बात करी, तो जो पहली वाली क्लास थी लीवरवर्ट्स के बारे में हमने कहा कि यहाँ पर ट्रू इलेटर्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एंथोसिरोप्सिडा में सूडो इलेटर्स प्रेजेंट है। यानी कि ये जो इलेटर्स होते हैं ट्रू इलेटर्स नहीं होते हैं, ये जस्ट इलेटर जैसी कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो कि यहाँ पर अगेन कैप्सूल को बर्स्ट कराने में काम आती हैं। तो यहाँ पर सूडो इलेटर्स प्रेजेंट है, नॉट ट्रू इलेटर्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कौन से टिश्यू से क्या डेवलप हो रहा है वो भी बात कर लेते हैं। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो डेवलप होता है यहाँ पर एम्पीथीशियम लेयर से। उसके बाद कोल्यूमेला जो है यहाँ पर एंडोथीशियम से डेवलप हो रहा है। डिहाइसेंस अभी अभी हमने बात करी थी कि जो इलेटर्स होते हैं, इलेटर्स की मदद से यहाँ पर स्पोर का ब्रेक होना और उससे कैप्सूल का ब्रेक होना और उससे स्पोर रिलीज होना, इस प्रोसेस को डिहाइसेंस बोला जा रहा है। और यहाँ पर डिहाइसेंस जो है वो इरेगुलर है यानी कि जिस तरह से स्पोर ब्रेक होता है, जिस तरह से कैप्सूल ब्रेक होगा, कैप्सूल के ब्रेक होने का फॉर्म अलग अलग होता है, उस बेस पर डिहाइसेंस को रेगुलर या इरेगुलर बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल इनके देख लीजिए, एंथोसिरोस, नोटोथैलस एंड मेगासिरोस इसके एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद करना है। चलिए अब आगे यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में आराम से, जो कोल्यूमेला है अभी अभी हमने बात करी, कोल्यूमेला क्या करता है, यहाँ पर स्पोरोफिटिक बॉडी को स्पोरोफाइट में इस तरह की एक स्ट्रक्चर, ये पूरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करी हैं। ये है प्लांट की स्पोरोफिटिक बॉडी और ये है गैमेटोफाइट। तो प्लांट की स्पोरोफिटिक बॉडी को देखिए, यहाँ पर स्पोरोफाइट में बीच में कुछ इस तरह की कोलोमेला देखने को मिल रही है। ये जो स्ट्रक्चर होती है कोलोमेला, हमने कहा कि ये एंडोथीशियम से डेवलप होंगी। इसके अलावा इसका काम क्या होगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि आपने देखा कि ये लंबे हॉर्न लाइक होते हैं। तो लंबे हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट होने की मदद से ऐसी तो कुछ स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो कि इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए कोलोमेला प्रेजेंट है। इसके अलावा कोल्यूमेला जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करेगा। अभी यहाँ पर स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, स्पोरोफाइट के अंदर जो ऊपर कैप्सूल होगा उसके अंदर स्पोर्स देखने को मिलेंगे। सूडो इलेटर्स की हमने बात करी कि कंप्लीट इलेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये सूडो इलेटर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे, जिसके जो कि यहाँ पर प्लांट को हेल्प करेंगे कैपिलरी एक्शन के थ्रू। यहाँ पर वाटर को पूरे कंप्लीट प्लांट बॉडी में अगर आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो स्टोमेटा के थ्रू कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा, जिससे कि यहाँ पर जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फुट वाली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ऊपर कैप्सूल तक पहुंचाएगा। कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इसके अलावा कोल्यूमेला को देख सकते हैं आप, कोल्यूमेला कंप्लीट यहाँ पर स्पोरोफिटिक बॉडी में प्रेजेंट है कुछ इस तरह से, जो कि कंप्लीट स्पोरोफाइट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का और यहाँ पर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। इलिटर्स जो हैं, इलिटर्स इनिशियल सेल्स प्रेजेंट है, जिससे कि इलेटर्स सूडो इलेटर्स बनेंगे। चलिए तो इस तरह से ये इसके स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर है। आप इसके गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है, अगेन यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है उससे जो मेल गैमेट्स बन रहे हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, बाई फ्लैजिलेटेड गैमेट्स यहाँ पर दिखाए हैं। इसके बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट है, अगेन ये एक फ्लास्क लाइक है, जो कि फ्लास्क की तरह यहाँ पर प्रेजेंट है और इसके अंदर एक सिंगल एग प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इनकी एक और क्लास, ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा को ट्रू मॉसेस बोला जाता है। क्यों बोला जा रहा है ट्रू मॉसेस? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी अब तक आपने यहाँ पर एक ब्रायोप्सिडा का प्लांट दिखाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से जो लीव्स वाली स्ट्रक्चर है, फोलियो स्ट्रक्चर है, वो देखने को मिल रही है। ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं अलग अलग, और अलग अलग ब्रांचेस पे काफ़ी सारी लीव्स जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही हैं। अभी भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ ट्रू लीव्स देखने को मिलेंगी, फ्रॉन्ट्स देखने को मिलेगी, इस तरह की एक लीफी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इनको ट्रू मॉसेस बोल दिया जाता है।
चलिए, अब यहाँ पर इनके गैमेटोफाइट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट जो होता है थैलॉइड प्रोटोनिमा होता है, यानी कि थैलस जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद फोलियोज लाइक यानी लीफ लाइक भी देखने को मिलेगा, जैसा कि इसमें दिखाया है। बहुत सारी लीव्स होंगी जो कंप्लीट यहाँ पर गैमेटोफाइट को कवर कर लेंगी। इसके अलावा मल्टी सेलुलर राइजॉइड, अभी तक दोनों क्लासेस में हमने यूनिसेलुलर राइजॉइड की बात करी थी, लेकिन इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर राइजॉइड की। इसके बाद राइजॉइड की बात करें तो उसमें ओब्लिक सेप्टा होते हैं। राइजॉइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। कुछ इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला था कि यहाँ पर ये ऐसी रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि राइजॉइड फॉर्म कर रही हैं। अब सेप्टा क्या होते हैं, कुछ इस तरह से सेप्टा देखने को मिल रहे हैं राइजॉइड के अंदर। इनको बोला है ओब्लिक सेप्टा, ठीक है। इलेटर्स इस क्लास में बिल्कुल अब्सेंट है। सबसे पहले इलेटर्स प्रेजेंट थे, लीवर वर्ड्स में इलेटर्स प्रेजेंट थे। हॉर्न वर्ड्स की बात करें तो वहां पर इलेटर्स नहीं थे, सूडो इलेटर्स देखने को मिल रहे थे। और तीसरी क्लास जो कि ब्रायोप्सिडा है, यहाँ पर इलेटर्स एब्सेंट है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा कि वहां पर आपको दे दिया जाएगा ऐसे कौन से प्लांट है जिनके अंदर इलेटर्स नहीं देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे जिनके अंदर सूडो इलेटर्स या इलेटर्स वाले प्लांट्स होंगे, और एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा ब्रायोप्सिडा का कोई प्लांट। तो आपको क्या करना है, क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं कि कौन सी क्लास में इलेटर्स प्रेजेंट थे, कौन सी क्लास में सूडो इलेटर्स प्रेजेंट थे, और कौन सी क्लास में यहाँ पर इलेटर्स एब्सेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पर फ्रेम किया जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। चलिए, अब यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू की आप बात करें तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डेवलप हो रहा है आउटर लेयर ऑफ एंडोथीशियम, और कोल्यूमेला यहाँ पर स्टेराइल कोल्यूमेला इनर लेयर से डेवलप हो रहा है। एंडोथीशियम की 2 लेयर, जिससे पहला जो आउटर लेयर होगी उससे स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि स्पोरोफिटिक बॉडी प्रोड्यूस हो रही है, और जो इनर लेयर है उससे डेवलप हो रहा है स्टेराइल कोल्यूमेला। इस चीज को याद रखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्लूनेरिया एंड स्फेग्नम। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। स्फेग्नम क्या होता है, स्फेग्नम जो होते हैं यहाँ पर, स्फेग्नम अपना रोल प्ले करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में। यानी कि स्फेग्नम में वाटर एब्जॉर्प्शन की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसीलिए जो कि वेटलैंड्स होते हैं, आपने सुना होगा वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में। तो वेटलैंड इकोसिस्टम में क्योंकि वहाँ पर बहुत ही मॉइस्ट वो रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा वाटर उनमें रहता है, तो यहाँ पर वेटलैंड्स में जिनको कि बॉग बोला जाता है, तो इसी तरह से ये जो स्फेग्नम होती हैं क्योंकि बहुत सारा वाटर होल्ड कर लेती हैं, तो इनको बॉग मॉस बोल दिया जाता है। इसके अलावा जब स्फेग्नम ड्राई हो जाती हैं, स्फेग्नम जब सूख जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं, और ड्राई होने के बाद उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उनसे बनाया जाता है फ्यूल, यानी कि स्फेग्नम को फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इनको पीट मॉस भी बोल दिया जाता है। तो स्फेग्नम के 2 यूज ये याद रखेंगे, वाटर को होल्ड करने में, और इसके अलावा फ्यूल की तरह स्फेग्नम का यूज किया जा रहा है। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं जिन पे भी आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले कुछ हर्बीवोरस में या मैमल्स और बर्ड्स में ये फूड की तरह यूज हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्फेग्नम की बात करें तो अभी हमने कहा कि स्फेग्नम जो होती हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण इनको यूज किया जाता है ताकि अगर यहाँ पर आपको किसी लंबे टाइम तक वेजिटेबल्स को स्टोर करवा के रखना हो, या किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वेजिटेबल्स को भेजना हो, या फ्लावर्स की आप बात करें, फ्लावर्स का ट्रांसपोर्ट कराना हो और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। इवन आपने देखा भी होगा, कभी आप सब्जी लेने गए होंगे तो वहाँ पर कंटिन्यूसली जो सब्जियां होती हैं उन पर पानी छिड़का जाता है ताकि उनमें हाइड्रेशन बनाया रह जा सके। इवन फ्लावर्स तक भी जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा, फ्लावर्स पे भी पानी को बार बार छिड़का जाता है ताकि उनके अंदर मॉइस्चर बनाया जा सके। तो यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनके पैकेजिंग के लिए स्फेग्नम को यूज किया जाता है ताकि जो स्फेग्नम है वो लंबे टाइम तक इनको मॉइस्चर दे सके, ताकि जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा स्फेग्नम जो है उनसे पीट मिल रहा है जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है, और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण इनको पैकेजिंग में तो यूज किया ही जा रहा है। इसके अलावा आप बात करें तो जो मॉजेस होती हैं यानी ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो जब आप सक्सेशन की बात करते हैं तो सक्सेशन में किसी भी रॉक पर सक्सेशन की बात कर लें या किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो वहाँ पर
जो मॉजेज होती हैं वो सबसे पहले आने वाली पाइनियर कम्युनिटी होती है। तो ये इकोसिस्टम में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये एक पाइनियर कम्युनिटी है जिससे कि आगे चल के एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन सकता है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम में भी इनका बहुत अच्छा रोल है। चलिए, अब यहाँ पर क्योंकि ये इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो ये क्या करती हैं, ये सॉइल में वाटर के अमाउंट को बनाए रखती हैं और इसके अलावा सॉइल इरोजन को भी यहाँ पर ये रोकेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन को रोकने का काम और सॉइल में वाटर की कैपेसिटी को बनाए रखने का काम भी मॉजेस कर रही हैं। स्फेगनम को कई यूरोपियन कंट्रीज में क्या किया जाता है, स्फेगनम को यूज किया जाता है एब्जॉर्बेंट के तौर पर, यानी कि स्फेगनम को एब्जॉर्बेंट कॉटन के तौर पर यूज किया जाता है। कई इंडस्ट्री जहां पर कि वाटर को एब्जॉर्ब कराना होता है या कुछ ऐसी चीज लिक्विड मटेरियल को एब्जॉर्ब कराना हो, तो वहां पर स्फेगनम को यूज कर लिया जाता है ताकि उनको एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड किया जा सके, एब्जॉर्ब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उनको एब्जॉर्ब कराया जा सके। तो ये वाली क्लास जो थी आज यहीं तक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आगे के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर पिछले कुछ जो लास्ट एग्जामिनेशन था, उस एग्जामिनेशन में क्या-क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो वही क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं तब तक आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। तो यहाँ पर पूछा है कप लाइक स्ट्रक्चर जो कि एपिकल पार्ट पर होता है कैप्सूल के, उसे किस नाम से जाना जाता है? अगर आप में से किसी को पता हो तो आप बताइए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। पंकज ने आंसर किया है ओपरक्यूलम। और कोई? चलिए, तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ओपरक्यूलम जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर जो आपका कैप्सूल है उसके ऊपर मिलने वाली स्ट्रक्चर है। मैं आपको बताती हूँ। ये अगेन इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक किया है क्योंकि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं ताकि आप उनको अटेम्प्ट कर पाएं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, यहाँ पर कोई एक कैप्सूल की स्ट्रक्चर आपको दिखाई है। इस कैप्सूल में ऊपर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो है ओपरक्यूलम। कुछ इस तरह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओपरक्यूलम है। अब देखिए, इसके नीचे, कप के नीचे, कैप्सूल के नीचे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। कैप्सूल ये रिमूव कर दिया, उसके बाद कुछ इस तरह से जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कैप्सूल के नीचे, उसको बोला है पेरिस्टोम। ठीक है, और यहाँ पर ये कैप्सूल है और कैप्सूल अटैच है नीचे सीटा से। ठीक है, तो यहाँ पर कैप्सूल की थोड़ी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। कैप्सूल के ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको ओपरक्यूलम बोला गया है। कैप्सूल के ओपरक्यूलम के नीचे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कि पेरिस्टोम बोला गया है। तो इसको याद रखिए। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पिछले साल जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। इसको भी करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पोरोफाइट पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। जिसको भी इस इंफॉर्मेशन का पता होगा उसको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। विद इन सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है तो। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि क्या आंसर है इसका, तो आपको ये क्वेश्चन स्किप ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन ड्रॉप ना करना पड़े, स्किप ना करना पड़े, इसलिए इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, आंसर आ रहे हैं। नीलम ने आंसर किया है 4, पंकज बोल रहे हैं ऋषिया, करीमा ने भी ऋषिया बोला है, हुसैन ने 4 किया है, जितेंद्र 4 बोल रहे हैं, महावीर, मोनी और उषा। ठीक है, सभी लोगों का आंसर 4 है। चलिए, वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको
बेस तो क्लियर करना ही है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि डायरेक्टली इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आपको आपका टाइम सेव करते हैं। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन का यही बेनिफिट है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो विद इन सेकेंड्स आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आपका टाइम सेव हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर 4 आंसर बिल्कुल सही है। रीशिया के अंदर सिंपलेस्ट टाइप का स्पोरोफाइट मिलेगा, अभी हमने देखा था। चलिए, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करिए। इसमें पूछा है पीट मॉस किसको बोला गया है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। चलिए बता दीजिए इसका आंसर, पीट मॉस किसको बोला गया है, जल्दी से आंसर करिए इसका। दिनेश ने पिछले क्वेश्चन का आंसर 1 क्यों किया है? दिनेश, क्या आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा? चलिए, सभी लोगों को बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बहुत बिल्कुल अच्छे से सही आंसर किया है, और इसी तरह से आप आंसर करिए, इसी तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आप लोगों को ज़रूर आपका एग्जामिनेशन भी क्लियर होगा। चलिए, और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे जो आपकी एसीएफ की प्रिपरेशन के लिए या जो भी दूसरे एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन के लिए अगर कोई लेक्चर्स हो तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कभी भी कोई भी यहाँ पर क्लास हो रही है तो आपके पास फटाफट से वो नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, तो पीट मॉस जो होती हैं वो स्फेग्नम को बोला जाता है, अभी हमने पढ़ा था। पीट मॉस स्फेग्नम को बोला जा रहा है क्योंकि वहां से जो फ्यूल है, हमने कहा था स्फेग्नम की क्या स्पेशलिटी थी, वो वाटर होल्ड कर सकती हैं, इसके अलावा वो फ्यूल की तरह भी यूज आ रही हैं, तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस भी याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मॉस। ट्रू मॉस किसे बोला जा रहा है, सबसे पहले देखिए, ट्रू मॉस यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की कौन सी क्लास को बोला गया था, और ब्रायोफाइट्स की क्लास में कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, यहाँ पर ट्रू मॉस का कौन सा एग्जाम्पल है जो कि आपको ऑप्शन में दिया है। चलिए देख लीजिए। चलिए, तो एनीवन जिसको इसका आंसर पता हो, बॉग मॉस या क्लब मॉस, आयरिश मॉस या रेंडियर मॉस, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर ट्रू मॉस किसे बोला गया है। इनकी बोल रही हैं ए, अंकिता बोल रही हैं 2, जुंजा राम पटेल जी बोल रहे हैं बॉगमॉस, पंकज भी बोल रहे हैं बॉगमॉस। चलिए, और क्या आंसर हैं, 1 एंड ओके ए, 1 एंड 2 मिक्स क्यों आ रहे हैं, क्लब मॉस का क्यों आप लोग आंसर कर रहे हैं? क्लब मॉस तो हमने अभी तक ब्रायोफाइट्स में पढ़े ही नहीं, क्लब मॉस तो ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड ही नहीं किए जाते हैं। आप लोग क्लब मॉस क्यों आंसर कर रहे हैं, मैंने तो आपको अभी तक क्लब मॉस का नाम ही नहीं लिया है। चलिए, जिन लोगों ने भी बॉग मॉस बोला है वेरी गुड, क्योंकि बॉग मॉस बिल्कुल सही आंसर है। हमने अभी अभी पढ़ा था स्पेग्नम को बॉग मॉस बोला जा रहा था, स्पीट मॉस बोला जा रहा था। बॉग जो कि एक वेटलैंड इकोसिस्टम को बोला जाता है। वेटलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, क्योंकि वहां पर बहुत मॉइस्चर होता है इसलिए उसको बॉग बोल दिया जाता है। इसी तरह से स्फेग्नम की बात करें तो स्फेग्नम जो होती है अगेन यहाँ पर वाटर को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण उसको यहाँ पर बॉग मॉस बोला जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। बाकी के आंसर करेक्ट क्यों नहीं है मैं बता देती हूँ। क्लब मॉस जो है, अब जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि टेरिडोफाइट्स की एक क्लास को क्लब मॉस बोला जाता है। आयरिश मॉस एंड रेंडियर मॉस, ये दोनों एग्जाम्पल है लाइकन्स के, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉग मॉस है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए कि इस बार जिन्होंने आंसर सही नहीं दिया है वो भी आंसर को सही करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स के बारे में। आप लोगों को सबको ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सबका आंसर सही हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एंड इसी तरह की भी नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन ये मैंने रखे हैं, ये सारे ही क्वेश्चन आपको एसीएफ में पूछे गए हैं।
तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका जो लेवल है बहुत अच्छा है, आप लोग एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन, कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें कि स्पोरोफाइट जो होता है डिपेंडेंट होता है अपने गेमेटोफाइट पर। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ग्रुप है? बिल्कुल सही, आप सभी ने आंसर किया है 2। वेरी गुड एवरीवन। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, अभी अभी हमने ब्रायोफाइट्स को पूरा कंप्लीट किया है और हमने पढ़ा कि जो स्पोरोफाइट है अपने गेमेटोफाइट पर डिपेंड रह रहा है यहाँ पर न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, चलिए सो ये जो लेक्चर था अभी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद आपको बॉटनी में एक नया लेक्चर मिलेगा, सर आएंगे आपको लेक्चर बताएंगे। तो इस लेक्चर में अभी बस इतना ही करेंगे हम, और आई होप आपको समझ आया होगा लेक्चर। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सो आपको क्या करना है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये जो वीडियो है आपके लाइक्ड वीडियो में सेव रहे। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब आपको शाम को 5 बजे ज़ूलॉजी की क्लास अटेंड करनी है। ज़ूलॉजी में भी इसी तरह से एसीएफ के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे, या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर एसीएफ में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। चलिए ठीक है।